चलिए तो आज हम लोग जो है फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है फोर्स होता है। अब बात आती है कि ये फोर्स कहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो फ्रिक्शन के लिए हम लोग दो सरफेस को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक सरफेस है और इसके ऊपर हमने कंसीडर किया कि ये कोई दूसरा सरफेस है। तो यानी दो सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एक कांटेक्ट फोर्स की एग्जिस्टेंस को देखने को मिलता है। देखिए, यदि फंडामेंटल लेवल पे बात किया जाए तो जो सरफेस होता है या जो सबस्टांस होते हैं वह एटम से मिलकर बने होते हैं, बेसिक लेवल पे बात करें तो। और एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में देखा जाता है। तो कई सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिस और कंपाउंड जो हमारा बना, जो सबस्टांस बनता है, तो मान लेते हैं कि चलिए कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एक्ट करता है। चूँकि चार्ज हैं तो एटम न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इक्वल होते हैं तब न्यूट्रल होता है। यदि किसी कारण से इनकी संख्या कम बेसी हो जाएगी तो वही जो हमारा एटम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बदल जाएगा। तो चूंकि मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और इस प्रकार के यदि दो अलग अलग कंपाउंड की बात करें सबस्टांस, तो इन दोनों के बीच जब दो कंपाउंड के बीच में लगे फोर्स तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। यानी दो सरफेस जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। और यदि कहें कि इनकी डायरेक्शन रैंडम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जो रिजल्टेंट बचा इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग FC से डिनोट करेंगे। तो यही कांटेक्ट फोर्स जो है सरफेस पे देखने को मिलता है। मान लेते हैं, सपोज कहते हैं कि कई सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स देखने को मिला, जिस फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। या यदि दूसरे तरीके से इसको समझने का प्रयास करें तो चूंकि सरफेस जो है, दो सरफेस हैं, सरफेस में एटम्स हैं, एटम्स में चार्ज है, तो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है सरफेस के बीच में जो प्राप्त होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। या तो हम रिजल्टेंट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के रिजल्टेंट को कहें, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रिजल्टेंट को कहें जो सरफेस के बीच लग रहा है, उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स नाम देते हैं। और चूंकि चलिए यह कांटेक्ट फोर्स जो है आर्बिट्रली हमने चूज किया कि सरफेस से जो है थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। हो सकता है कि यह कांटेक्ट फोर्स सरफेस के अलोंग भी हो जाए, हो सकता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए। इसलिए इस एंगल को आर्बिट्रली चूज किया है। मान लेते हैं, चलिए हमारा सरफेस है इधर और इधर कांटेक्ट फोर्स जो है हमें देखने को मिल रहा है, जो कि रिजल्टेंट फोर्स है। मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाया है। और यदि इस फोर्स का कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए तो एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। इसको यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहें, जिसको हम
एफ से डिनोट करें तो ये किसके इक्वल होगा, एफ सी कॉस थीटा के इक्वल होगा। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी साइन थीटा के इक्वल होगा, यदि थीटा एंगल बनाया है तो। अगर कंटैक्ट फोर्स सरफेस के एलोंग होगा तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। उस समय जो है जो वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। सिमिलरली यदि कहें कंटैक्ट फोर्स जो है परपेंडिकुलर है सरफेस के, उस दरमियान जो होगा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंटैक्ट फोर्स का कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसी कंटैक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व किए हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कंटैक्ट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, यह एक फोर्स है। और कैसा फोर्स है, कंटैक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, यानी इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और इस कंटैक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल फोर्स बोला जाता है, एन के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से यदि कहें कि बेसिक जो डिफिनीशन अगर फ्रिक्शन की बात किया जाए तो फ्रिक्शन का डिफिनीशन होता है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कंटैक्ट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। अब बात आती है व्हाट इज कंटैक्ट फोर्स। तो कंटैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर सबस्टांस का जो होगा रिजल्टेंट जो होगा, दैट इज नोन एज कंटैक्ट फोर्स। या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमारा दो सरफेस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जो नेट रिजल्टेंट हमारा जो नेट फोर्स प्राप्त होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो क्या कहलाएगा, कंटैक्ट फोर्स कहलाएगा। तो आप जो है फ्रिक्शन फोर्स के कंसेप्ट को समझ लिए। चलिए अब हम लोग देखें कि यह फ्रिक्शन फोर्स किन बातों पे निर्भर करता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पे जो है उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो नॉर्मल फोर्स होगा वो अपवर्ड एक्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि वेट का मतलब है, वेट किन बातों पे निर्भर करेगा, तो मास पे निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा वेट होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही वेट होगा। और चूंकि नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है ग्रेटर होने पे नॉर्मल फोर्स ग्रेटर होगा, और अगर नॉर्मल फोर्स ग्रेटर होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। हम लोग देखते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट पे जो है मूव करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम रहेगा, जो लाइट वेट का है वो आसानी से मूव कर जाएगा, उस पर फ्रिक्शन कम होगा। तो चलिए अकॉर्डिंग हमने नॉर्मल फोर्स के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया है। अब यदि बात करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है 2 kg का है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है 200 kg का है, तो निश्चित रूप से जो 200 kg का ऑब्जेक्ट है उसका वेट ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। और ये 2 kg का है तो जाहिर सी बात है कि इसका वेट कम होगा तो इसमें नॉर्मल फोर्स कम होगा, इसलिए इस पर फ्रिक्शन जो है कम एक्ट करेगा। लेकिन यदि बात किया जाए कि जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस सरफेस पे 200 kg, 400 kg, 4000 kg कितना भी वेट का अगर हम ऑब्जेक्ट को लें और कितना भी हल्का ऑब्जेक्ट को लें, यदि फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो हम लोग देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक ही तरीके से जो है मूव कर जाते हैं या गिर जाते हैं। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उसे रुक जाना चाहिए, तो कहाँ पे समस्या है। इसलिए अगर हम तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, वेयर जहां पे म्यू जो है कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी हमारा सरफेस होगा उसकी कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहेंगे, म्यू। यह म्यू जो है डिपेंड करेगा कि हमारा सरफेस जो है किस प्रकार का है। यदि हमने बात किया है कि सरफेस फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इसका मतलब है कि जो हमारा कोफिशिएंट है म्यू, इसका मान किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। फ्रिक्शन लेस सरफेस के केस में 0 के इक्वल होगा। तो 0 से चाहे हम n कितना भी बड़ा ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0। यानी 2 kg का मास को अगर कंसीडर करेंगे तब भी फ्रिक्शनल फोर्स 0 प्राप्त होगा, और जब 200 kg का मास को कंसीडर करेंगे तब भी फ्रिक्शनल फोर्स 0 के इक्वल होगा, जब हमारा कोफिशिएंट जो है फ्रिक्शन का जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से यदि कहीं हमें फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना है तो फ्रिक्शन जो है किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो जनरली हम 2 रूप में फ्रिक्शन को देख रहे हैं। एक जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को हम लोग कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड अनदर इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में होगा। तो चलिए हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या है। मान लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि कोई मिस्टर एक्स है, इसको खींच रहे हैं और वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट में मोशन आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की एग्जिस्टेंस होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन है तो एफ के से डिनोट करें तो यह किसके प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। एंड एफ के इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, म्यू के इंटू एन के इक्वल होगा, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है और यह म्यू के जो है डिपेंड करेगा सरफेस पे, किस तरह का सरफेस है। यदि सरफेस रफ होगा तो म्यू के का मान ज़्यादा होगा, जैसे जैसे सरफेस स्मूथ होता जाएगा म्यू के का मान कम होता चला जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा म्यू के इंटू एन के इक्वल होगा। चूंकि एन अगर एम जी के इक्वल है देन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी के इक्वल होगा। बात करें फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन जो है फोर्स होता है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का महत्व होता है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात किया जाए तो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन यदि डायरेक्शन की बात करें कि काइनेटिक फ्रिक्शन में डायरेक्शन किधर होगा तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन जज करना बहुत ही सरल है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। तो चूंकि इस केस में कहें कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसके विपरीत यानी इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर कंसीडर करें कि मान लेते हैं कि ये कोई बॉक्स है और इस पे जो है एफ न्यूटन का फोर्स लगाया गया और बॉक्स जो है अपने पोजीशन पे स्थिर है, यानी न कोई भी आपको ना वेलोसिटी गिवन है ना एक्सीलरेशन गिवन है और बॉक्स अपने पोजीशन में स्थिर है।
तो पूछा जाएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा या डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किधर हो जाएगा। तो आप यह फोर्स के डायरेक्शन को देखकर नहीं कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन एफ के इधर होगा, ये क्या है, गलत है। जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, जब तक उसमें वेलोसिटी गिवन या एक्सीलरेशन गिवन नहीं रहेगा, तब तक हम लोग जो है काइनेटिक फ्रिक्शन की एग्जिस्टेंस को नहीं कह सकते हैं। उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो के इक्वल होगा। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट को मोशन में होना पड़ेगा और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का, कि स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई आलमीरा है और इस आलमीरे को जो है मूव कराना चाहते हैं। कई सारे मेंबर्स जो है मिलकर इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, कई सारे पर्सन है इसको मूव कराना चाहते हैं। तो यदि इस फोर्स के कारण आलमीरा जो है v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर गया, इसका मतलब यह अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। लेकिन जब तक कोई वेलोसिटी नहीं है इस आलमीरे में या इस ऑब्जेक्ट में, तब तक जो है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और वह स्टैटिक फ्रिक्शन डिफाइंड होगा। चूंकि वह फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। और एफ एस इजिकल टू जो होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को चूज कर लें तो म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। जिस प्रकार का हमारा सरफेस होगा, यदि रफ सरफेस है तो म्यू एस का मान ग्रेटर होगा, यदि स्मूथ सरफेस है तो म्यू एस का मान कम होगा। यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तब हमारा जो है चाहे वह एन कितना भी हो, हमें फ्रिक्शन कितना मिलेगा, जीरो के इक्वल होगा। तो म्यू एस पे डिपेंड करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन भी और काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है, म्यू के पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी डिपेंड करेगा। तो यदि हम कहते हैं कि नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, देन fs इज आल्सो इक्वल टू म्यू एस इंटू mg। इस प्रकार से हम लोग जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के जो है मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर पाते हैं। यदि अगर देखा जाए कि अगर फोर्स अप्लाई करते 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 एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाएं जहां पे एफएस का मान जो है मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम कहने का मतलब हुआ कि अब उससे ज़्यादा जो है एफएस नहीं रह पाएगा, उससे ज़्यादा यदि फोर्स एक्ट किया जाए उस पर तो वह काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हमेशा सिंगल वैल्यूज होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वह स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होता है, वह क्रिटिकल फेज है। वहाँ से यदि थोड़ा भी फोर्स बढ़ेगा तो वह ऑब्जेक्ट जो है अब काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो तुरंत तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन उस पर काम करने लगता है। जब तक रेस्ट में है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन चलिए यदि हम कहें कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें कि स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है तो डायरेक्शन ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ओ सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ
सेल्फ एडजस्टेबल होता है। देखिए, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात किया जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा मोशन के विपरीत एक्ट करता है। जनरली इसी से हम लोग फ्रिक्शन को समझते हैं। जैसे ही फ्रिक्शन की बात आती है तो यही समझा जाता है कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है। लेकिन जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात किया जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो है डायरेक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टेबल है। ये शब्द जो है बहुत मुश्किल क्रिएट करेगा डायरेक्शन जज करने के लिए। सेल्फ एडजस्टेबल मतलब हुआ कि स्वतः से जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। तो अभी तक यदि देखा जाए नीचे के क्लास में हम लोग यही जानते थे कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है तो कुछ स्पेशल केस में फ्रिक्शन जो होगा कॉज ऑफ द मोशन बन जाएगा, अपोज नहीं। ऑब्जेक्ट जो है फ्रिक्शन के कारण मोशन करता है, यानी मोशन का कॉज बन जाता है और वह फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रिक्शन जो है ऑलवेज जो है मोशन या मोशन का अपोज। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी उसका अपोज होगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो है जो डायरेक्शन होगा वह सेल्फ एडजस्टेबल होगा। कभी वो फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, कभी जो है ऑब्जेक्ट के मोशन का कॉज बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हम स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन को समझ पाएँ। तो यदि अगर कहा जाए कि जब हम किसी आलमीरे को देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे यदि कहते हैं F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में है इसका मतलब है कि उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट कितना भी हम फोर्स अप्लाई कर लें और ऑब्जेक्ट रेस्ट में बना रहेगा, इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर वर्क कर रहा है। और वह स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उसके विपरीत डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। यानी हम कहें कि फोर्स हम इधर अप्लाई किए हैं तो इस पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसका डायरेक्शन Fs का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन यही ऑब्जेक्ट यदि मोशन परफॉर्म करने लगे, यानी इस पे यदि फोर्स अप्लाई कर दिया गया F न्यूटन का और ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, अब स्टैटिक ना होकर काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे काम करेगा और वेलोसिटी के विपरीत डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में F के एक्ट करेगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और जो भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स, उसके विपरीत डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। लेकिन चलिए अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ये ऑलवेज की स्थिति है, जब भी हम रेस्ट में देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो फोर्स अप्लाइड रिजल्टेंट फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट जो है सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि कोई ये हमारा जो है बॉक्स है या कोई व्हीकल्स है, इसके ऊपर हम कहते हैं कि एक कोई बॉक्स को रख देते हैं, छोटा सा बॉक्स कार्टून को हमने यहाँ पे रख दिया है, एक बड़ा बॉक्स है और इस बॉक्स पे यदि हम कहते हैं कि F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है और इसके कारण ए ऑब्जेक्ट जो है देख रहे हैं कि ए ऑब्जेक्ट जो है धीरे 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 मूव करते हुए यहाँ पे पहुँच जाए, या हम कहते हैं कि ए एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट के पास है। तो इन सिचुएशन में देखिए यदि इस ऑब्जेक्ट को हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को देखें तो उसका mg मान लेते हैं, इसका मास m है और इसका टोटल बॉक्स की मास को हम कैपिटल M मान लेते हैं। छोटे वाले बॉक्स पे जो लगने वाला वेट है mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसके कारण नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं n1 जो है अपवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, चाहे अगर हम लेफ्ट की बात करें या राइट की बात करें,
किसी भी प्रकार का फोर्स लगता हुआ नहीं दिख रहा है, न इस तरफ दिख रहा है न इस तरफ दिख रहा है। इसके बावजूद भी अगर ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन में चेंज किया है यानी आगे बढ़ा है, तो निश्चित रूप से वेलोसिटी इसने अचीव किया है। और हम लोग जानते हैं विदाउट नेट रिजल्टेंट फोर्स मोशन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट किया होगा। और चूंकि यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, तो वैसे परिस्थिति में यदि फिजिक्स नहीं जानते हैं तो यहाँ पे अब आप या तो इसको भूत की संज्ञा या भगवान की संज्ञा देकर आप छोड़कर भाग जाएंगे वहाँ से, कि अपने आप कोई चीज़ मूव करने लगे। मान लेते हैं कि हम अर्थ के सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दें और देखें कि वो अपने पोजीशन को अपने आप बदल रहा है कि बिना किसी फोर्स से अप्लाई किए हुए, तो वैसे स्थिति में जो है चमत्कार का रूप दे दिया जाता है। लेकिन वैसे सिचुएशन में जब कोई भी फोर्स लगता हुआ न दिखे और उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो निश्चित रूप से वो मोशन किसके कारण है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण है। और इसलिए अब चूंकि वही वह स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहा है, यानी इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया है। तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन जो है मोशन का कारण बन गया, यानी मोशन फ्रिक्शन के द्वारा हो रहा है, नहीं कि फ्रिक्शन यहाँ पे मोशन को अपोज कर रहा है। यानी जिस ऑब्जेक्ट पे किसी भी प्रकार का अगर फोर्स लगता हुआ न दिखे और उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट गति में दिखाई देता है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। और इसीलिए जो है जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन कहा गया वह सेल्फ एडजस्टेबल हुआ। इस कंडीशन में अगर अलमीरा या बॉक्स की बात करें, जहां ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में बना हुआ था फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन उस फोर्स के विपरीत है ऑलवेज इस कंडीशन में। लेकिन जहां पे कोई ऑब्जेक्ट पे किसी भी प्रकार के हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ नहीं दिखा, इसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट जो है मूव किया है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का या वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यदि हम लोग डायरेक्शन विपरीत कर लेंगे तो फिर लॉज ऑफ मोशन में जब इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है डिफर कर जाएगा। इस तरह के कंसेप्ट कई सारे देखने को मिल सकते हैं। किसी मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो है अपने आप स्लाइड करे, चाहे आगे या पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो उस वहाँ पे क्या काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जिस डायरेक्शन में वो स्लाइड हो रहा है। या हम कहें कि टेबल पे रख देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और वो धीरे धीरे स्लाइड कर कर यहाँ पे पहुँच जाए, मूव कर जाए, तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो कि उसको स्लाइड करते हुए आगे की तरफ मूव करा रहा है। तो वैसे कंडीशन में हमें थोड़ा सा संभल कर और डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन को समझकर हमें करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन जो है डिफर कर जाएगा। तो ये हमारा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम लोग प्रॉब्लम में जब इसको अप्लाई करेंगे तो और बेहतर तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को समझ पाएंगे। तो आई होप कि जो फ्रिक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है, चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो, या यदि पूछा जाए कि फ्रिक्शन क्या है, तो कंटैक्ट फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वही फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग, अगर कहें कि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो हमेशा मोशन के विपरीत डायरेक्शन में होगा। यदि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसका डायरेक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होगा, कभी विपरीत हो सकता है अप्लाइड फोर्स के, कभी वो डायरेक्शन में हो सकता है। तो आई होप कि एक कंसेप्ट को आप समझ पाए हैं। थैंक यू।